हाँ, कुछ तकनीकी खराबी आ गए थे, जिसके कारण व्यवधान था। और हमें उम्मीद है आप तैयार होंगे क्लास के लिए। व्यापार चैप्टर आज पढ़ेंगे हम लोग। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विकास का इंजन है। हेबरलर कहता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विकास का इंजन है, यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के माध्यम से विकास होता है, आर्थिक विकास होता है, सांस्कृतिक विकास होता है, सामाजिक विकास होता है। हेबरलर का ऐसा मानना। एक दूसरा अर्थशास्त्री कहता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की दशाओं में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की दशाओं में अल्प विकसित देशों का शोषण हुआ। देशों का शोषण हुआ है। नर्क्स, प्रोफेसर नर्क्स कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की दशाओं में विकासशील देशों का शोषण हुआ है। सिंगर हंस भी इसी बात को मानते हैं। सिंगर हंस, जैसे आप अपने देश को ले लीजिए, व्यापार के माध्यम से अंग्रेज आपके यहाँ से रॉ मटेरियल ले जाते थे और अपने यहाँ से उसी रॉ मटेरियल को परिष्कृत कर भेजते थे। जैसे रुई ले जाना और उसके बदले कपड़ा देना, तो रुई सस्ता और कपड़ा महंगा। इसी तरह से आपके यहाँ से लौह अयस्क जाता है और उधर से स्टील बन के आता है, तो लौह अयस्क सस्ता और स्टील महंगा। यानी इसी तरह से पूरे विश्व में व्यापार की दशाओं में विकासशील और अल्प विकसित देशों का शोषण हुआ है। नर्क्स और सिंगर हंस जैसा कि मानते हैं। एक होता है व्यापार ट्रेड और दूसरा होता है व्यवसाय बिजनेस। देखो व्यवसाय और व्यापार में क्या होता है। यदि बनारस से साड़ियां मंगाई जाएं और इलाहाबाद में बेचा जाए तो व्यापार है। व्यवसाय यदि इलाहाबाद में ही बनी हुई साड़ियां इलाहाबाद में ही बिक रही हैं तो साड़ी व्यवसाय है। ठीक है, जैसे कोचिंग एक व्यवसाय, बिजनेस। लेकिन अगर यही बाहर चला जाए टीचर तो व्यापार के रूप में जाएगा। तो व्यापार और व्यवसाय में अंतर है, दोनों में मान्यूट डिफरेंट है, थोड़ा सा फंक्शनल डिफरेंस, कार्यात्मक अंतर है। अब हम देखते हैं व्यापारिक
व्यापारिक नीति, ट्रेड पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसी। किसी देश का शेष विश्व के साथ होने वाले विभिन्न आर्थिक क्रियाओं से संबंधित नीति को व्यापारिक नीति कहते हैं। किसी देश का, पर्टिकुलरली जैसे भारत, समस्त विश्व के साथ समस्त आर्थिक क्रियाओं से संबंधित नीतियों को व्यापारिक नीति कहा जाता है। दूसरा है वाणिज्यिक नीति, वाणिज्यिक नीति, कमर्शियल पॉलिसी, वाणिज्यिक नीति। किसी देश का निर्यात और आयात से संबंधित नीति वाणिज्यिक नीति यानी कमर्शियल पॉलिसी कहलाता है। भुगतान संतुलन, बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान संतुलन। किसी देश का शेष विश्व के साथ एक वित्तीय वर्ष में किए गए समस्त आर्थिक लेन देन भुगतान संतुलन कहलाता है। समस्त आर्थिक लेन देन भुगतान संतुलन कहलाता है। किसी देश का शेष विश्व के साथ किया गया समस्त आर्थिक लेन देन का ब्यौरा भुगतान संतुलन कहलाता है। जैसे भारत में 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। इसके अंतर्गत दृश्य और अदृश्य दोनों मद शामिल होते हैं। दृश्य तथा अदृश्य दोनों मद शामिल होते हैं। लेखांकन की दृष्टि से यह कभी डिसबैलेंस नहीं होता, हमेशा संतुलित होता है। और इसमें दृश्य और अदृश्य क्या है इसकी हम चर्चा आगे करेंगे। तो भुगतान संतुलन, किसी देश का शेष विश्व के साथ एक वित्तीय वर्ष में, जैसे भारत में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक किए गए समस्त आर्थिक लेन देन क्या कहते हैं? भुगतान संतुलन कहलाते हैं। अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग, लेखांकन की दृष्टि से यह हमेशा संतुलित होता है, न इसमें लाभ होता है न हानि होती है, यानी हमेशा ए बैलेंस में होता है। इसके अंतर्गत दृश्य और अदृश्य दोनों मद शामिल होते हैं, विजुअल एंड नॉन विजुअल दोनों अमाउंट शामिल होते हैं, यानी भुगतान संतुलन। अब कैसे दोनों शामिल होते हैं? तो एक होता है क्रेडिट और दूसरा होता है डेबिट। तो जैसे 5 रुपया यहां दिखा दिया तो 5 यहां भी दिखाते हैं, 10 यहां दिखा दिया तो 10 यहां भी दिखाते हैं, 15 यहां दिखा दिया तो 15 यहां भी दिखाते हैं। इसका बैलेंस 30 तो इसका बैलेंस 30। इसीलिए लेखांकन की दृष्टि से हमेशा बैलेंस में होता है। दूसरा होता है व्यापार शेष अथवा व्यापार संतुलन, बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ ट्रेड। किसी देश का एक वित्तीय वर्ष में निर्यात और आयात का अंतर व्यापार शेष कहलाता है। किसी देश का एक वित्तीय वर्ष में निर्यात और आयात का अंतर व्यापार शेष कहलाता है। इसके अंतर्गत केवल दृश्य मद शामिल होता है, जिसकी चर्चा हम अभी थोड़ी देर बाद करेंगे। यह अर्थव्यवस्था की वास्तविक स्थिति को दर्शाता है। जैसे यदि निर्यात
अधिक है आयात से तो व्यापार शेष धनात्मक होता है, यानी पॉजिटिव होता है, यानी लाभ में होता है। उदाहरण देख लीजिए, मान लो 500 करोड़ रुपए का निर्यात है और 400 करोड़ रुपए का आयात है, तो 100 करोड़ रुपया पॉजिटिव है। इसी तरह से यदि निर्यात कम है आयात से तो व्यापार शेष ऋणात्मक होगा, यानी हानि होगी। एग्जाम्पल में देख लीजिए, मान लो 400 करोड़ रुपए का निर्यात है और 500 करोड़ रुपए का आयात है, तो 100 करोड़ रुपए का घाटा है, यानी डिसबैलेंस है, निगेटिव है। इसी तरह से तीसरा, यदि निर्यात बराबर आयात है, यानी दोनों 500 करोड़ रुपए हैं, तो न लाभ न हानि, न लाभ न हानि, यानी संतुलित होगा, संतुलित। तो ये तो है व्यापार शेष। हमने चर्चा की है दृश्य और अदृश्य मदों का, विजुअल एंड नॉन विजुअल अमाउंट का। दृश्य और अदृश्य मद ऐसे मद जो बंदरगाह पर रिकॉर्ड किए जाते हैं या जिनका आंकड़ा बनता है बंदरगाह पे, वे दृश्य मद कहलाते हैं। जैसे निर्यात और आयात। जैसे आपके यहाँ से कोई चीज़ जाती है तो उसका बंदरगाह पर कंप्यूटराइज डिटेल बनता है, बाहर से कुछ आता है तो उसका कंप्यूटराइज डिटेल बनता है बंदरगाह पर, जिसको दृश्य मद कहा जाता है। और ऐसे मद जो बंदरगाह पर रिकॉर्ड नहीं किए जाते हैं अदृश्य मद कहलाता है। जैसे पर्यटन, बीमा, बैंकिंग, ये सब अदृश्य मद के अंतर्गत आते हैं। और व्यापार शेष में केवल दृश्य मद यानी निर्यात और आयात शामिल है। अब हम देखते हैं भारतीय रुपए का विनिमय दर। भारतीय रुपए का विनिमय दर आरबीआई द्वारा प्रबंधित ऋण पद्धति से निर्धारित होता है। प्रबंधित ऋण पद्धति से निर्धारित होता है। मैनेज्ड फ्लोट, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मैनेज्ड फ्लोट पद्धति से निर्धारित। तो अगर कहीं सवाल आता है तो सीधे जवाब है भारतीय रुपए का विनिमय दर कौन निर्धारित करता है? आरबीआई। और किस पद्धति से? प्रबंधित ऋण पद्धति से, यानी मैनेज्ड फ्लोट मेथड्स। अब देखो ये है क्या, मैनेज्ड फ्लोट क्या है? एक होता है स्वतंत्र ऋण, फ्री फ्लोट, स्वतंत्र ऋण, फ्री फ्लोट। जब मुद्रा का मूल्य डिमांड और सप्लाई केवल निर्धारित करती है, जैसे कि अमेरिका में अमेरिकी डॉलर का मूल्य, तो वो फ्री फ्लोट कहलाता है, यानी स्वतंत्र ऋण कहलाता है। अमेरिका का फेडरल रिजर्व सिस्टम डॉलर के मामले में किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करता है। वो बाजार में अथवा
अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में डॉलर के डिमांड और सप्लाई के माध्यम से निर्धारित होता है। डॉलर का मूल्य बढ़ रहा है यानी डॉलर की डिमांड बढ़ रही है, डॉलर का मूल्य घट रहा है यानी डॉलर की डिमांड घट रही है। भारतीय रुपए को प्रबंधित तिरण पद्धति से निर्धारित किया जाता है। जैसे आप सुनते होंगे रुपए की वैल्यू गिर रही है, तो डिमांड और सप्लाई में तो फ्लो करता है, तैरता है, लेकिन अगर दिक्कत होती है तो आरबीआई उसको मैनेज करती है। जैसे मान लो रुपए का मूल्य तेजी से गिर रहा तो आरबीआई विदेशी मुद्रा खरीदती है, सोना खरीदती है, ताकि रुपए के मूल्य को प्रबंधित यानी मैनेज किया जा सके। तो भारतीय रुपए का विनिमय दर आरबीआई द्वारा प्रबंधित तिरण पद्धति से निर्धारित यानी मैनेज फ्लोट पद्धति से निर्धारित होता है। अब हम लोग देखेंगे मुद्रा का अवमूल्यन, डिवैल्यूएशन ऑफ मनी। मुद्रा का अवमूल्यन, डिवैल्यूएशन ऑफ मनी। यहीं से कल आईएएस में सवाल भी आया था, अगर आपने पेपर दिया होगा अथवा देखा होगा। मनी इन्फ्लेशन हम पढ़ाए थे, उससे भी सवाल आया था आईएएस में। मुद्रा का अवमूल्यन, डिवैल्यूएशन ऑफ मनी, किसी देश के मौद्रिक प्राधिकारी द्वारा, किसी देश के मौद्रिक प्राधिकारी द्वारा, जैसे भारत में आरबीआई, अपने देश की मुद्रा का विश्व की प्रमुख मुद्राओं की तुलना में जानबूझकर मूल्य कम करना अवमूल्यन कराता है। और मुद्रा के मूल्य का अर्थ है मुद्रा की क्रय शक्ति। तो किसी देश के मौद्रिक प्राधिकारी द्वारा अपने देश की मुद्रा का विश्व की प्रमुख मुद्राओं की तुलना में जानबूझकर मूल्य कम करना अवमूल्यन कहलाता है। अवमूल्यन करने से निर्यात सस्ता होता है, आयात महंगा होता है, यानी निर्यात बढ़ता है, आयात घटता है। और कैसे बढ़ता है और कैसे घटता है इसको देखते हैं। सपोज कीजिए $1 बराबर 70 रुपए। भारत और अमेरिका अमेरिका से भारत पेट्रोल लेता है, अमेरिका को चाय पत्ती भेजता है। भारतीय रुपया और डॉलर के बीच विनिमय दर है $1 बराबर 70 रुपये। भारत 70 रुपया देगा तो अमेरिका 1 लीटर पेट्रोल देगा। और भारत $1 देगा तो अमेरिका $1 देगा तो भारत 1 केजी चाय पत्ती देगा। इसको फिर से देख लीजिए। अमेरिका $1 देगा तो भारत 1 किलो चाय पत्ती देगा। और भारत 70 रुपए देगा तो अमेरिका 1 लीटर पेट्रोल देगा। ये है विनिमय दर। भारत ने अपनी मुद्रा का अवमूल्यन कर दिया। सपोज कीजिए $1 बराबर हो गया 80 रुपया। डॉलर का मूल्य बढ़ा और रुपए का मूल्य घटा। ऐसे में
निर्यात सस्ता हुआ, आयात महंगा हुआ। कैसे? देखो, अब भारत 80 रुपए देगा तो अमेरिका 1/2 लीटर पेट्रोल देगा, और अमेरिका $1 देगा तो भारत 2 केजी चाय देगा, चाय पत्ती भेजेगा। ऐसे में निर्यात सस्ता हुआ, आयात महंगा हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, विभिन्न कमीशन सवाल भी बनाए होंगे। मुद्रास्फीति में, सॉरी, अवमूल्यन में निर्यात बढ़ता है, आयात घटता। अब हम देखते हैं भारत में मुद्रा का अवमूल्यन। अब थोड़ी सी यहाँ एक और चर्चा करनी है कि किन स्थितियों में निर्यात बढ़ता है और किन स्थितियों में आयात बढ़ता है। यदि निर्यात का स्वभाव लोचदार है, यानी उसमें परिवर्तन की संभावना, तब तो अवमूल्यन से निर्यात बढ़ेगा। यदि आयात लोचदार है, यानी उसमें इलास्टिसिटी ज्यादा है, उसमें परिवर्तन की संभावना ज्यादा है, तो आयात बढ़ेगा। जैसे भारत को ले लीजिए, भारत के सारे व्यापार निर्यात पारंपरिक, चाय पत्ती, चावल, इस तरह के निर्यात हैं। आपके कपड़े निर्यात हैं आपके। और अमेरिका का आयात क्या है आपका? पेट्रोल, टेक्नोलॉजी, वेपन्स, हथियार। तो ऐसी स्थिति में अगर भारत ने अवमूल्यन किया तो कितना चाय पत्ती पिएगा अमेरिका? तो निर्यात के बढ़ने की संभावना कम। लेकिन उसका आयात महंगा हुआ तो उसके आयात तो आपके लिए अनिवार्य है ना। पेट्रोल बिना काम नहीं चल सकता, वेपन्स के बिना काम नहीं चल सकता, टेक्नोलॉजी के बिना काम नहीं चलता। तो अगर आप अवमूल्यन करते हैं तो आपको कोई विशेष फायदा होता नहीं, क्योंकि आपके व्यापार क्या है? पारंपरिक, पारंपरिक चीजों का। मान लो कोई अमेरिकी आपकी एक शर्ट पहनता है, सस्ता करोगे तो 2 शर्ट पहनेगा। अब शर्ट का गट्ठर बना के तो बेचे रखेगा नहीं। तो निर्यात अवमूल्यन का प्रभाव, यानी निर्यात बढ़ता है, आयात घटता है। अब देखते हैं भारतीय रुपए का अवमूल्यन। भारतीय रुपए का अवमूल्यन भारतीय रुपए का पहला अवमूल्यन 1 सितंबर 1949 को 30.5%। भारतीय रुपए का दूसरा अवमूल्यन 36.5% 5 जून 1966 को। भारतीय रुपए का तीसरा अवमूल्यन 18.5% 1 व 3 जुलाई 1991।
देखो परिस्थितियां देखिए, भारत ने किन परिस्थितियों में अपनी मुद्रा का अवमूल्यन किया है। किन परिस्थितियों में भारत ने अपनी मुद्रा का अवमूल्यन किया है। स्वतंत्रता के बाद 30.5%। आपका रुपया कभी डॉलर और पाउंड से बहुत आगे था। अगर रुपया महंगा नहीं होता तो अंग्रेज भी यहाँ पाउंड चला दिए होते, अंग्रेज भी भारतीय रुपए को बदल दिए होते। जब भारत का विभाजन हुआ तो सिर्फ जमीन का बंटवारा नहीं हुआ, धन और संपत्ति का भी बंटवारा हुआ। इन स्थितियों में भारत को पंचवर्षीय योजना चलानी थी। स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्रता से पहले हुए अर्थव्यवस्था की हानि को पटरी पर लाना था। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का दबाव था कि आप अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करें। अब अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का क्या लाभ है? अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के ऊपर विकसित देशों का प्रभाव है, असर। उनको क्या लाभ होता है? आपका निर्यात सस्ता होता है, उनका आयात महंगा होता है, उनको प्रॉफिट होता है। तो भारत ने 49 में अवमूल्यन कर दिया, बहुत जगह पूछा गया होगा। दूसरी बात, 5 जून 1966 भारत और चीन की लड़ाई हुई। भारत पाकिस्तान से लड़ाई हुई। 1965-66 में सूखा पड़ा, भयंकर अकाल। भारतीय अर्थव्यवस्था टूट सी गई थी। ऐसे में हमको पंचवर्षीय योजना चलानी थी। 3 साल के लिए गैप भी करना पड़ा, वार्षिक योजनाओं को चलाना पड़ा। तो फिर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के दबाव में भारत ने 36.5% मुद्रा का अवमूल्यन कर दिया। अब 1991 की स्थिति। 1991 से पहले 3-3, 4-4 प्रधानमंत्री। भारत के पास इतना धन नहीं था कि भारत लिए गए कर्ज का ब्याज चुका सके। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने आरबीआई का कोष अपने पास गिरवी रख लिया। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का दबाव था, आप अपने यहाँ मुद्रा का अवमूल्यन करें और एलपीजी मॉडल अपनाएं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन अपनाएं। फिर भारत ने 18.5% का अवमूल्यन किया। यानी आप अगर भारत में मुद्रा के अवमूल्यन की स्थिति पर विचार करेंगे तो भारत ने जब जब अवमूल्यन किया है, यानी किसी न किसी मजबूरी में अवमूल्यन किया है। अब हम लोग देखेंगे भारतीय रुपए की परिवर्तनीयता। भारतीय रुपए की परिवर्तनीयता। अट्ठाईस अगस्त 1994 से भारतीय रुपया चालू खाते पर परिवर्तनीय है। चालू खाते पर परिवर्तन यानी निर्यात और आयात के लिए भारतीय रुपया अब विदेशी मुद्रा में परिवर्तन, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के चालू खाते पर परिवर्तन का यही अर्थ है। यानी अब आप रुपया देकर विदेशों से कुछ मंगा सकते हैं, यानी चालू खाते पर रुपया परिवर्तनीय है, केवल निर्यात और आयात के लिए। अब रुपए को पूर्ण परिवर्तनीय बनाने के लिए 2006 में तारापोर कमेटी बनाई गई ताकि भारतीय रुपए को पूंजी खाते पर परिवर्तनीय बना दिया जाए। पूंजी खाते पर परिवर्तनीयता का मतलब है निर्यात और आयात के अतिरिक्त
सभी प्रकार की लेन देन के लिए रुपए को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में स्वीकृति प्राप्त होना। तो भारतीय अर्थव्यवस्था तारापोर कमेटी की जो भी सिफारिशें हैं उन सिफारिशों के अनुरूप नहीं हो पाई, इसलिए रुपया पूर्ण परिवर्तनीय यानी चालू और पूंजी दोनों खाते पर परिवर्तनीय नहीं। तो कहीं सवाल आता है तो भारतीय रुपया किस खाते पे परिवर्तनीय है? चालू खाते पर परिवर्तनीय है, यानी निर्यात और आयात के लिए। यदि वर्तमान में कोई सवाल आता है तो भारतीय रुपया पूंजी व्यवहार के लिए, कुछ मामलों में पूंजी व्यवहार के लिए परिवर्तनीय हो गया है, यानी भारतीय रुपया आंशिक रूप से चालू खाते पर और आंशिक रूप से ही पूंजी खाते पर परिवर्तनीय। आगे हम लोग कुछ देर बाद ब्रेक के बाद मिलते हैं, देखेंगे व्यापार से संबंधित कुछ समझौते।